रफीक भाई, रहमताबाद से 60 साल के अमीर आदमी का रिश्ता लाई हूँ। दहेज कुछ नहीं, उल्टा महर लाखों में है। लेकिन फरजाना, लड़की बहुत छोटी है। छोटी नहीं है रफीक, यतीम है। और यतीमों की किस्मत उम्र देखकर नहीं, जरूरत देखकर तय होती है। या उस बूढ़े से निकाह कर ले, या आज के बाद इस घर से निकल जा। अगर मेरे माँ बाप होते तो क्या मेरी कीमत यूं लगाई जाती? 60 साल के अमीर आदमी का रिश्ता आया है, तुझे ना बोलने का हक नहीं है। ये मत समझना कि तुम यहां दुल्हन बनकर आई हो, तुम यहां मेरी जरूरत बनकर आई हो। ये दवाइयां नहीं, मेरी बेबसी है। हटाओ इन्हें। ये मत समझना कि तुम यहां दुल्हन बनकर आई हो। ये मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरी जिंदगी है। ये मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरी दुनिया है। खामोशी सीख लो सबीहा, क्योंकि इस घर में वही सबसे बड़ी इज्जत होती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहमताबाद शहर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा इलाका था जिसे लोग चक रहमत के नाम से जानते थे। कच्ची गलियां, मिट्टी के मकान और हर चेहरे पर अपनी अपनी मजबूरी की लकीरें। इसी चक रहमत के एक पुराने से घर में सबीहा रहती थी। वह उम्र में अभी 22 साल की ही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह ठहराव और खामोशी थी जो अक्सर उम्र से पहले हालात दे देते हैं। सबीहा के वालिद का इंतकाल उसे ठीक से याद भी नहीं था। बस इतना याद था कि एक शाम वह घर से निकले और फिर कभी लौटकर नहीं आए। कुछ ही महीनों बाद उसकी वालिदा भी बीमारी से चल बसीं। तब से सबीहा इसी घर में रह रही थी, अपने चाचा रफीका अहमद और चाची फरजाना बेगम के साये में। साया कहना शायद गलत होगा, क्योंकि फरजाना बेगम का साया धूप से ज्यादा सुलगाता था। घर में उसका हुक्म चलता था। रफीका अहमद नाम का आदमी था, लेकिन इरादों में कमजोर, जुबान में दबा हुआ। फरजाना बेगम जो कह देती वही आखिरी बात होती। सबीहा को वह शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि यह लड़की इस घर में सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में एक खतरा है। सबीहा के वालिद का भी इस घर में हिस्सा था, जो उनकी मौत के बाद कागजों में दबा रह गया था। फरजाना बेगम जानती थी कि आज सबीहा चुप है, लेकिन अगर कल उसने अपना हक मांग लिया तो घर में उसका राज हिल सकता है। सबीहा सुबह फज्र की अजान से पहले उठ जाती, चुपचाप वुजू करती, नमाज पढ़ती और फिर घर के कामों में लग जाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ उसके हिस्से में आता। फरजाना बेगम अपनी बेटी हिना को बड़े नाजों से पालती थी। हिना स्कूल जाती, अच्छे कपड़े पहनती, और अगर जरा सा भी काम करने को कहा जाता तो फरजाना बेगम भड़क उठती। मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है, वह अक्सर कहती, और उसी वक्त सबीहा की तरफ देखकर ताना मारती, काम तो इनके नसीब में लिखा होता है। सबीहा चुप रहती। जवाब देना उसने कब का छोड़ दिया था। उसे मालूम था कि जवाब देने से हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि और बिगड़ेंगे। रात को जब सब सो जाते, तब वह अक्सर छत पर आकर आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में दुआ करती कि या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा लिखा है तो मुझे सब्र दे कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। वह रोती नहीं थी, क्योंकि आंसू भी अब थक चुके थे। फरजाना बेगम के दिमाग में पिछले कुछ महीनों से एक ही बात घूम रही थी, सबीहा की शादी। लेकिन शादी उसकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने सुकून के लिए। वह चाहती थी कि सबीहा जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाए। दहेज देने का सवाल ही नहीं उठता था। फरजाना बेगम एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसा रिश्ता चाहिए था जहां देने के बजाय लेने को मिले। इसी सोच के बीच एक दिन दाई जरीना घर आई। दाई जरीना पूरे इलाके में रिश्ते करवाने के लिए मशहूर थी। उम्र उसकी 60 के पार थी, लेकिन आंखों में आज भी चालाकी की चमक थी। वह हर घर का हाल जानती थी, कौन मजबूर है, कौन लालची है, और किससे क्या निकलवाया जा सकता है। फरजाना बेगम ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। दोनों औरतें चारपाई पर बैठीं और धीरे धीरे बात शुरू हुई। दाई जरीना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर धीमी आवाज में बोली कि शहर में एक बड़ा आदमी है, मलिक जहीर हुसैन, रहमताबाद का नामी कारोबारी, प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल सप्लाई का मालिक। दौलत की कोई कमी नहीं,
लेकिन मिजाज बहुत सख्त है। बीमारी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हर वक्त उसके पास रहे, उसकी देखभाल करे और सबसे बढ़कर उसका भरोसा न तोड़े। फरजाना बेगम की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सवाल किया, उम्र कितनी है? दाई जरीना ने होंठ सिकोड़कर कहा, 60 के आसपास, लेकिन बीमारी ने बूढ़ा कर दिया है। शादी के लिए तैयार है? है, और मेहर की रकम भी भारी रखी है। दहेज का कोई सवाल नहीं। बस यहीं फरजाना बेगम का फैसला हो गया। उसे सबीहा की जिंदगी नहीं, बस घर से उसका निकलना और पैसों का फायदा दिख रहा था। दाई जरीना ने भी अपनी फीस तय कर ली थी। दोनों औरतों ने बिना सबीहा से पूछे उसकी तकदीर का सौदा कर लिया। उस शाम जब रफीकत अहमद घर आया तो फरजाना बेगम ने बात छेड़ी। रफीकत पहले तो हिचकिचाया। उसे मलिक जहीर हुसैन के बारे में कुछ कुछ पता था। उसने धीमी आवाज में कहा कि सबीहा अभी बहुत छोटी है और वह आदमी उम्र में बहुत बड़ा है। लेकिन फरजाना बेगम ने उसे साफ शब्दों में चुप करा दिया। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? क्या तुम दहेज दे सकते हो? क्या तुम जिंदगी भर इस लड़की को पाल सकते हो? रफीकत अहमद के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही उसकी हार थी। अगले दिन सबीहा को बुलाया गया। फरजाना बेगम ने बड़े बनावटी प्यार से बात शुरू की, लेकिन कुछ ही पलों में असली चेहरा सामने आ गया। उसे साफ कह दिया गया कि यह रिश्ता उसके लिए आखिरी मौका है। अगर उसने मना किया तो इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। सबीहा का दिल बैठ गया। उसने अपने चाचा की तरफ देखा, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ झुकी हुई नजरें मिलीं। उस रात सबीहा देर तक जागती रही। उसके जहन में एक अजनबी आदमी की सूरत घूम रही थी, घमंडी, गुस्सैल, बीमार। लेकिन उससे ज्यादा डर उसे उस तन्हाई का था जो मना करने के बाद उसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसने सजदे में सिर रख दिया और वहीं दुआ की जो वह बरसों से करती आ रही थी, या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़ना। कई दिन बाद निकाह तय हुआ। कोई शोर नहीं, कोई खुशी नहीं, सब कुछ जैसे मजबूरी में हो रहा हो। दाई जरीना हर चीज पर नजर रखे हुए थी। फरजाना बेगम के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो। सबीहा खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सी मजबूती भी थी, जैसे उसने किस्मत से लड़ने का नहीं, उसे सहने का फैसला कर लिया हो। और वहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां आगे क्या होगा यह न उसे पता था, न किसी और को। सिर्फ इतना तय था कि यह सफर आसान नहीं होगा। और वहीं से सबीहा की जिंदगी ने वह रास्ता पकड़ लिया जहां पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया था। निकाह की तारीख तय हो चुकी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी, न कोई तैयारी, न कोई खुशी। फरजाना बेगम ऐसे घूम रही थी जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो। दाई जरीना हर दूसरे दिन आकर सब कुछ पूछ जाती, मानो यह शादी नहीं बल्कि कोई सौदा हो जिसे आखिरी वक्त तक संभाल कर रखना जरूरी हो। सबीहा ने किसी से कोई सवाल नहीं किया। वह जानती थी कि सवालों के जवाब यहां नहीं मिलते। वह बस अपने अंदर एक अजीब सी तैयारी कर रही थी, जैसे कोई मुसाफिर लंबे सफर से पहले चुपचाप अपना दिल मजबूत कर लेता है। उसने अपने थोड़े से कपड़े समेटे, अपनी वालिदा की एक पुरानी दुपट्टा संभाल कर रखा और हर रात सोने से पहले बस यही सोचती रही कि जिस इंसान के पास वह जा रही है वह कैसा होगा। लोग कहते थे कि मलिक जहीर हुसैन बहुत घमंडी है, बात बात पर गुस्सा करता है और नौकर उसके नाम से कांपते हैं। बीमारी ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसके मिजाज की सख्ती जस की तस थी। निकाह का दिन आया तो सब कुछ बहुत सादा था। कोई ढोल, कोई शोर नहीं, सिर्फ कुछ लोग, एक मौलवी और एक भारी सा सन्नाटा। सबीहा ने निकाह कबूल किया तो उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजानी आग में कदम रख रही हो, जहां जलना तय है लेकिन रास्ता पार करना भी जरूरी है। निकाह के बाद वह पहली बार उस घर से निकली जिसे वह बरसों से अपना समझती आई थी, लेकिन जिसने कभी उसे अपनाया नहीं। फरजाना बेगम ने उसे जाते वक्त कोई दुआ नहीं दी, कोई गले नहीं लगाया, बस इतना कहा, अब अपने घर की जिम्मेदारी खुद निभाना। दाई जरीना ने जरूर एक पल को सबीहा की तरफ देखा।
उसकी आंखों में हल्की सी हिचक थी, लेकिन वह भी जल्द ही अपनी नजरें फेर गई। सौदा पूरा हो चुका था। गाड़ी ने चक रहमत की गलियों को पीछे छोड़ दिया और रहमताबाद की तरफ बढ़ चली। सबीहा खिड़की से बाहर देखती रही। रास्ते बदल रहे थे, लोग बदल रहे थे, और उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी भी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से फाटक के सामने रुकी। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और अंदर फैला हुआ एक सन्नाटा, यही था मलिक जहीर हुसैन का घर। अंदर कदम रखते ही सबीहा को महसूस हुआ कि यह घर बड़ा है, लेकिन ठंडा है। नौकर इधर उधर खामोशी से चलते थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबीहा को सीधे ऊपर एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में दवाइयों की गंध थी, भारी पर्दे थे, और एक बड़े से बिस्तर पर मलिक जहीर हुसैन आधा लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और थकान दोनों साफ झलक रहे थे। जैसे ही सबीहा अंदर आई, उसने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर तेज थी, मानो सामने वाले को तौल रही हो। तुम ही हो? उसकी आवाज भारी और रूखी थी। सबीहा ने सिर झुकाकर कहा, जी। नाम? सबीहा। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। मुझे यहां दया दिखाने वाले लोग पसंद नहीं। साफ बात कहता हूं, तुम यहां बीवी बनकर नहीं आई हो। तुम्हें जो काम करना है वह तुम्हें पता होगा। सबीहा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहां घमंड था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी थकान भी थी। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं निभाऊंगी, उसने बस इतना कहा। मलिक जहीर हुसैन ने भौहें चढ़ाईं। शायद उसे इस तरह का जवाब उम्मीद नहीं थी। पहले ही दिन उसे असली मुश्किलों का एहसास हो गया। मलिक जहीर हुसैन का मिजाज पल पल बदलता था। कभी दवा फेंक देता, कभी खाने में नुक्स निकालता, कभी बिना वजह चिल्लाने लगता। नौकर डर के मारे उसके पास ज्यादा देर रुकते नहीं थे। सबीहा चुपचाप सब सहती रही। जब वह गुस्से में बोलता, वह खामोश रहती। जब वह दवा लेने से मना करता, वह थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करती। एक रात उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस फूलने लगी, पसीना आने लगा। नौकर घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सबीहा दौड़कर उसके पास गई, डॉक्टर को फोन किया, पानी लाकर दिया और बिना घबराए उसके पास बैठी रही। मलिक जहीर हुसैन ने उस रात पहली बार महसूस किया कि यह लड़की सिर्फ मजबूरी में यहां नहीं है, बल्कि हालात को समझती है। अगले कुछ दिनों में एक अजीब सा बदलाव आया। गुस्सा कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी सख्ती के बीच अब कभी कभी खामोशी भी आने लगी। एक शाम उसने अचानक पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? सबीहा ने बिना सोचे कहा, डर तो लगता है, लेकिन डर से ज्यादा आपकी बीमारी का ख्याल आता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उसने दवा बिना किसी बहस के ले ली। इधर फरजाना बेगम रहमताबाद से खबरें मंगवाती रहती थीं। उसे उम्मीद थी कि सबीहा वहां रो रही होगी, तंग आ चुकी होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि सबीहा चुपचाप सब संभाल रही है और मलिक जहीर हुसैन की हालत पहले से थोड़ी बेहतर है, तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। दाई जरीना ने भी आकर बताया कि मलिक साहब सबीहा की सुनते हैं। ये बात फरजाना बेगम को किसी सुई की तरह चुभ गई। उधर सबीहा की जिंदगी धीरे धीरे एक अजीब संतुलन में आ रही थी। उसे मालूम था कि वह प्यार की उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि इस सख्त आदमी के भीतर कहीं न कहीं एक टूटा हुआ इंसान छिपा है। वह हर रात सोने से पहले दुआ करती और हर सुबह नए सब्र के साथ उठती। एक दिन मलिक जहीर हुसैन ने अचानक उससे कहा, तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? सबीहा ने सिर हिला दिया। वे कहते हैं कि मैं पत्थर दिल हूं। उसने हल्की सी आवाज में कहा, पत्थर भी वक्त के साथ घिस जाता है। मलिक जहीर हुसैन उस पर देर तक नजर रखे रहा। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह लड़की उसकी जिंदगी में किसी सौदे की तरह नहीं आई, बल्कि किसी इम्तिहान की तरह आई है, और वह खुद नहीं जानता था कि वह यह इम्तिहान पास करेगा या नहीं। और इसी एहसास के साथ कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां रिश्ते बदलने वाले थे, इरादे खुलने वाले थे, और सबीहा की खामोशी आने वाले तूफान से पहले की शांति साबित होने वाली थी। उस रात के बाद मलिक जहीर हुसैन के घर की फिजा में एक अनकही तब्दीली आने लगी थी।
वह तब्दीली इतनी हल्की थी कि नौकरों को भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सबीहा उसे महसूस कर रही थी। पहले जहां मलिक साहब की आवाज में सिर्फ गुस्सा और हुक्म हुआ करता था, अब कभी कभी उसमें थकान और एक अजीब सी खामोशी घुल जाती थी। वह अब भी सख्त थे, अब भी बात बात पर झुंझला जाते थे, लेकिन उनके सवाल बदलने लगे थे। पहले सवाल होते थे, दवा कहाँ है? खाना इतना फीका क्यों है? अब कभी कभी वह पूछ बैठते थे, आज बाहर मौसम कैसा है? या फिर तुम्हें यहां रहते हुए कितने दिन हो गए? सबीहा हर सवाल का जवाब सलीके से देती, बिना ज्यादा बोलचाल के। उसने यह सीख लिया था कि इस आदमी के सामने शब्दों से ज्यादा असर खामोशी का है। वह सुबह फज्र के बाद उनके कमरे में जाती, खिड़कियां खोलती, पर्दे ठीक करती और दवा का समय देखती। कई बार मलिक जहीर हुसैन जानबूझकर दवा लेने में देर करते, जैसे परख रहे हों कि सबीहा जिद करती है या गुस्सा, लेकिन वह बस इंतजार करती। कुछ देर बाद फिर उसी नरमी से कहती, दवा ठंडी हो रही है, और अक्सर वही नरमी उनका गुस्सा तोड़ देती। एक दोपहर जब तेज धूप कमरे में छन कर आ रही थी, मलिक जहीर हुसैन ने अचानक उससे पूछा कि वह पढ़ी लिखी है या नहीं। सबीहा ने बताया कि उसने इंटर तक पढ़ाई की थी, लेकिन आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। यह सुनकर वह देर तक चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, लोग कहते हैं कि औरत को ज्यादा पढ़ा दिया जाए तो वह सवाल करने लगती है। सबीहा ने पहली बार बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, सवाल करना गुनाह नहीं होता साहब, कभी कभी सवाल इंसान को सही रास्ता दिखा देते हैं। मलिक जहीर हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने उसे अखबार पढ़ने से नहीं रोका। इधर रहमताबाद के उस छोटे से घर में फरजाना बेगम बेचैन होती जा रही थी। उसे जो खबरें मिल रही थीं, वे उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट थीं। उसने सोचा था कि सबीहा वहां तंग आकर खुद वापस भाग आएगी या कम से कम रो रो कर जिंदगी काटेगी, लेकिन दाई जरीना से जो बातें छनकर आ रही थीं, वे कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। मलिक साहब की तबीयत अब पहले से ज्यादा संभली हुई थी। वह सबीहा की बात सुनते थे, यहां तक कि कभी कभी उसे अपने पास बैठने का इशारा भी कर देते थे। फरजाना बेगम के दिल में डर बैठने लगा। उसे यह ख्याल सताने लगा कि अगर यह आदमी सच में सबीहा से खुश हो गया तो आगे चलकर क्या होगा। उसने कई बार रफीका अहमद से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वह हमेशा की तरह बात टाल देता। अब जो होना था हो गया, वह कहकर चुप हो जाता। उसकी यही बेबसी फरजाना बेगम को और चिढ़ा देती। एक दिन दाई जरीना खुद रहमताबाद जाकर मलिक जहीर हुसैन के घर पहुंची। वह किसी बहाने से सबीहा को देखने आई थी। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि घर का माहौल पहले से बदला हुआ है। नौकरों के चेहरे पर डर तो था, लेकिन अब एक तरह की व्यवस्था भी थी। सबीहा उसे ड्राइंग रूम में लेकर आई। दोनों आमने सामने बैठीं। दाई जरीना ने ऊपर से नीचे तक सबीहा को देखा। सादे कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती। खुश हो? दाई जरीना ने हल्के से पूछा। सबीहा ने जवाब दिया, जो लिखा है उसी में खुश रहने की कोशिश है। दाई जरीना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मलिक साहब सख्त आदमी हैं। हां, सबीहा ने कहा, लेकिन हर सख्ती के पीछे कोई न कोई झक्म होता है। दाई जरीना के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ बदला, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। वह यहां सौदे की नीयत से आई थी, समझने की नहीं। उसने वापस जाकर फरजाना बेगम को सब कुछ बताया, सच को तोड़ मरोड़ कर। यह भी जोड़ दिया कि मलिक साहब सबीहा पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। यह सुनते ही फरजाना बेगम के दिल में जैसे आग लग गई। उधर मलिक जहीर हुसैन की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन बीमारी पूरी तरह गई नहीं थी। कई रातें ऐसी होतीं जब सांस उखड़ने लगती, छाती में दर्द उठता। उन रातों में सबीहा उसके पास बैठी रहती, बिना डरे, बिना शिकायत के। कभी पानी, कभी दवा, कभी बस खामोशी। एक ऐसी ही रात उसने अचानक कहा, तुम जानती हो लोग मुझे क्यों घमंडी कहते हैं? सबीहा ने सिर हिला दिया। क्योंकि मैंने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। मैंने समझ लिया था कि जो करीब आता है वह कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। सबीहा ने पहली बार बहुत धीरे से कहा, हर कोई लेने नहीं आता, कुछ लोग निभाने भी आते हैं। मलिक जहीर हुसैन की आंखों में अजीब सी नमी आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया।
उसने करवट बदल ली, जैसे बात खत्म हो गई हो। कुछ दिनों बाद उसने अपने वकील को बुलाया। यह बात घर में किसी को समझ नहीं आई। नौकरों ने सोचा कोई कारोबारी मसला होगा, लेकिन सबीहा ने महसूस किया कि यह सिर्फ कागजों का मामला नहीं है। उस दिन मलिक जहीर हुसैन बहुत थके हुए लग रहे थे। वकील चला गया तो उन्होंने सबीहा को पास बुलाया और कहा, मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। सबीहा ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, मैं हकीकत की बात करता हूं। वह बोले, और हकीकत यह है कि इंसान को जाते वक्त सब कुछ साफ छोड़ देना चाहिए। सबीहा उस दिन पहली बार घबरा गई। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, आप अभी यहां हैं, यही सबसे जरूरी है। इधर फरजाना बेगम ने एक नया दांव खेलने की सोची। उसने सबीहा को वापस बुलाने का बहाना ढूंढा, कभी बीमारी का, कभी रिश्तेदारी का, लेकिन सबीहा हर बार कोई न कोई वजह देकर टाल देती। उसे अब समझ आ चुका था कि यह लोग उसके सुकून के नहीं, अपने मतलब के पीछे हैं। मलिक जहीर हुसैन यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने सबीहा को कुछ कहते नहीं देखा, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि उसकी खामोशी के पीछे कितनी पुरानी चोटें छिपी हैं। एक शाम उन्होंने अचानक कहा, अगर मैं तुम्हें यहां से जाने को कहूं तो क्या तुम चली जाओगी? सबीहा चौंक गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर आप कहेंगे तो चली जाऊंगी, लेकिन तब तक नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। वह देर तक उसे देखते रहे। उस नजर में घमंड नहीं था, बस एक टूटा हुआ भरोसा था जो धीरे धीरे जुड़ रहा था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां सबीहा की खामोशी सिर्फ सब्र नहीं रहने वाली थी, बल्कि आने वाले फैसलों की बुनियाद बनने वाली थी। फरजाना बेगम की चालें तेज होने वाली थीं। दाई जरीना का जमीर पहली बार करवट लेने वाला था, और मलिक जहीर हुसैन उस फैसले के करीब पहुंच रहे थे जो सबकी तकदीर बदलने वाला था। उस शाम के बाद से हवेली के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। मलिक जहीर हुसैन पहले से ज्यादा खामोश रहने लगे थे। वह घंटों खिड़की के पास बैठे रहते, बाहर पेड़ों को हिलते हुए देखते और जैसे किसी गहरी सोच में डूबे रहते। सबीहा उनके इस बदले हुए हाल को महसूस कर रही थी, लेकिन वह सवाल नहीं करती थी। उसने समझ लिया था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब समय खुद देता है। इधर फरजाना बेगम ने आखिरकार वह चाल चल दी जिसका डर सबीहा को अंदर ही अंदर था। उसने दाई जरीना को फिर बुलाया। इस बार उनके बीच बातचीत में मिठास नहीं थी, बल्कि घबराहट थी। फरजाना बेगम को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि सबीहा वहां सिर्फ टिकी ही नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे उस घर की जरूरत बनती जा रही थी। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को सबीहा उस आदमी के फैसलों पर असर डालने लगेगी। दाई जरीना ने धीमी आवाज में कहा कि मलिक जहीर हुसैन अब पहले जैसे नहीं रहे। वह सवाल पूछने लगे हैं, हिसाब किताब देखने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, वह सबीहा पर भरोसा करने लगे हैं। यह सुनते ही फरजाना बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट से कहा, तो फिर उसे हटाना होगा। कैसे? दाई जरीना ने पूछा। फरजाना बेगम ने कुछ पल सोचा, फिर उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। इल्जाम लगाकर? अगले ही हफ्ते मलिक जहीर हुसैन की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी। डॉक्टर बुलाए गए। सबीहा दिन रात उनके पास रही। उसी दौरान एक दवा की शीशी गायब पाई गई, वही दवा जो डॉक्टर ने सख्ती से समय पर देने को कहा था। घर में हड़कंप मच गया। नौकरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। इसी बीच फरजाना बेगम रहमताबाद पहुंची। उसने ऐसे दिखाया जैसे वह भाई के घर हालचाल पूछने आई हो, लेकिन उसके आते ही माहौल बदल गया। उसने दाई जरीना के साथ मिलकर धीरे धीरे यह बात फैलानी शुरू कर दी कि सबीहा अब सारी दवाइयों की जिम्मेदार है और वही सब कुछ संभालती है। किसे पता, उसने एक नौकर के सामने यूं ही कह दिया, आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। यह बात आग की तरह फैल गई। मलिक जहीर हुसैन तक भी पहुंची। उन्होंने सबीहा को बुलाया। पहली बार उनकी आवाज में वह सख्ती लौट आई जिसे सबीहा लगभग भूल ही चुकी थी।
दवा कहाँ है? उन्होंने सीधा सवाल किया। सबीहा घबरा गई। उसने अलमारी देखी, दराज देखी। वह शीशी सच में वहां नहीं थी। मुझे नहीं पता, उसने सच्चाई से कहा। तुम्हें नहीं पता? मलिक जहीर हुसैन की आवाज ऊंची हो गई। इस घर में हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबीहा की आंखों में पहली बार आंसू आ गए, लेकिन उसने रोने की कोशिश नहीं की। मैं झूठ नहीं बोल रही, उसने बस इतना कहा। फरजाना बेगम वहीं खड़ी थी। उसने मौका देखकर बात में नमक डाल दिया। जहीर साहब, आजकल जमाना बहुत खराब है, भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। मलिक जहीर हुसैन ने उसकी तरफ देखा, फिर सबीहा की तरफ। उनके चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। उस रात सबीहा अपने कमरे में बैठी रही। पहली बार उसे लगा कि उसने जो भरोसा धीरे धीरे बनाया था वह एक ही पल में टूट सकता है। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह सच में यहां अपनी जगह बना पाई थी, या सब कुछ सिर्फ उसकी गलत फहमी थी। उसने नमाज पढ़ी, लेकिन दिल बहुत भारी था। अगली सुबह वह शीशी नौकरों के स्टोर रूम में मिली। किसी ने जानबूझकर उसे वहां छुपाया था। सबीहा ने राहत की सांस ली, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मलिक जहीर हुसैन के दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। वह अब हर बात पर सवाल करने लगे। तुमने यह क्यों किया? तुमने वह क्यों नहीं किया? उनके लहजे में फिर से दूरी आ गई। दाई जरीना यह सब देख रही थी। पहली बार उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। उसने सबीहा को एक दिन चुपचाप रोते देखा, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जिस सौदे में हिस्सा लिया था, उसमें एक इंसान की पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इधर फरजाना बेगम अपनी जीत समझ रही थी। उसने रफीकत अहमद से कहा कि अब सबीहा ज्यादा दिन वहां नहीं टिकेगी। देख लेना, उसने कहा, अब उसे खुद ही निकाल देंगे। लेकिन किस्मत कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी। एक रात मलिक जहीर हुसैन की हालत फिर से बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर देर से पहुंचा। सबीहा ने बिना सोचे समझे वही किया जो उसने अब तक किया था। दौड़ी, दवा दी, उन्हें संभाला। उस रात उन्होंने सबीहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। अगर मैं मर गया, उन्होंने हाँफते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? सबीहा की आंखों से आंसू बहने लगे। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें शक की नजर से देखा, उन्होंने धीमे से कहा। उस पल सबीहा को समझ आ गया कि सच्चाई देर से सही, लेकिन असर के साथ सामने आ रही है। अगले दिन मलिक जहीर हुसैन ने अपने वकील को फिर बुलाया। इस बार उन्होंने सबीहा को भी कमरे में बैठने को कहा। फरजाना बेगम दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसे महसूस होने लगा कि खेल उसके हाथ से फिसल रहा है। मलिक जहीर हुसैन ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ फैसले अब टाले नहीं जा सकते। सबीहा चुप थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और यहीं पर कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां सच और झूठ, लालच और सब्र और ताकत और कमजोरी सबका हिसाब होने वाला था। जो होने वाला था वह सिर्फ एक आदमी की वसीयत नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का फैसला बनने वाला था। उस दिन के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब लोग किसी अनकहे फैसले का इंतजार कर रहे हों। मलिक जहीर हुसैन ने वकील को बुलाने के बाद किसी से कोई बात नहीं की। उन्होंने सबीहा को भी कुछ नहीं कहा, बस इतना इशारा किया कि वह पास ही रहे। सबीहा उनके कमरे में चुपचाप बैठी रहती, कभी कुरान की आयतें धीमी आवाज में पढ़ती, कभी उनकी दवा का वक्त देखती। उसके दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक दुआ थी कि जो भी हो सच के साथ हो। फरजाना बेगम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वह जिस आग में सबीहा को जलाने आई थी, उसी आग की लपटें अब उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वह बार बार दाई जरीना से फोन पर बात करती, हाल पूछती, लेकिन दाई जरीना अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि डर था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि पैसों के लिए किए गए फैसले कभी कभी इंसान की रूह तक को भारी पड़ जाते हैं। मलिक जहीर हुसैन की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। इस बार डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। नौकरों की आंखों में डर था,
लेकिन सबीहा की आंखों में सिर्फ गम। वह उनके सिरहाने बैठी रही, उनका हाथ थामे। मलिक जहीर हुसैन ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब न घमंड था न गुस्सा, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। मैंने जिंदगी भर लोगों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने टूटती आवाज में कहा, और जब भरोसा किया तो डर के साथ किया। तुम पहली इंसान हो जिसने मेरे डर से फायदा नहीं उठाया। सबीहा ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, बस वही किया जो इंसानियत कहती है। उस रात मलिक जहीर हुसैन ने सबीहा से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसका दिल कांप गया। उन्होंने कहा कि अगर वह चाहे तो आजाद है, वह चाहे तो अपने मायके लौट सकती है या कहीं और अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता, उन्होंने कहा। सबीहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किसी मजबूरी से यहां नहीं हूं, उसने पहली बार बहुत साफ शब्दों में कहा। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने निभाने का वादा किया था। अगली सुबह मलिक जहीर हुसैन ने सबको बुलाया। वकील, 2 गवाह और कुछ नौकर सब मौजूद थे। फरजाना बेगम भी किसी बहाने वहां पहुंच गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। मलिक जहीर हुसैन ने कमजोर लेकिन साफ आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, लेकिन सुकून बहुत देर से मिला। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि जब वह बीमार थे तब उनके रिश्तेदार दूर रहे, और जो पास रही वह एक ऐसी लड़की थी जिसे दुनिया ने मजबूरी समझा था। उनकी नजर सबीहा पर पड़ी। वह कुछ नहीं बोली, बस आंखें झुकाए खड़ी रहीं। वसीयत पढ़ी गई। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, कमरे का सन्नाटा और गहरा होता गया। फरजाना बेगम का चेहरा सफेद पड़ने लगा। मलिक जहीर हुसैन ने अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने साफ लिखा था कि उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम होगा, जो गरीबों और बेसहारा औरतों की मदद करेगा, और उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी सबीहा को दी गई थी। इसके अलावा जो कुछ भी निजी संपत्ति थी, वह भी उसी के नाम कर दी गई थी। कमरे में जैसे किसी ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फरजाना बेगम का मुंह खुला रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। दाई जरीना का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया था कि उसने किस तरह की गलती की थी। कुछ ही दिनों बाद मलिक जहीर हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। सबीहा देर तक उनके पास बैठी रही। उसने न दौलत के बारे में सोचा, न अपने भविष्य के बारे में। वह बस एक ऐसे इंसान को खोने का गम मना रही थी जिसने आखिरी दिनों में उसे इंसान समझा था। मौत के बाद जो हुआ वह उम्मीद के मुताबिक ही था। फरजाना बेगम सबीहा के पास आई। कभी रिश्ते का वास्ता दिया, कभी पुराने एहसानों का। लेकिन सबीहा अब वही लड़की नहीं रही थी जो चक रहमत के एक कोने में चुपचाप सब सह लिया करती थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं और कुछ फैसले वापस नहीं लिए जाते। दाई जरीना भी आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माफी मांगी। सबीहा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साफ कह दिया कि हर माफी का मतलब फिर से भरोसा नहीं होता। वक्त बीतता गया। सबीहा ने ट्रस्ट का काम संभाला। उसने वही किया जो उसने अपने दर्द से सीखा था। लड़कियों को सहारा, पढ़ाई और इज्जत का रास्ता दिया। रहमताबाद में लोग अब उसे एक मजबूर लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में जानते थे जिसने सब्र से अपनी तकदीर बदली। चक रहमत का वह घर अब भी वहीं था, लेकिन सबीहा की जिंदगी अब वहां कैद नहीं थी। उसने यह समझ लिया था कि इंसाफ हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह खामोशी, सब्र और सही वक्त के साथ आता है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या सब्र हमेशा जीतता है? ऐसी ही सच्ची और दिल को सुकून देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।